हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द विड्थ ऑफ प्लेटू रीजन इन अ जीएम काउंटर डिपेंड्स अपॉन। जीएम काउंटर यानी कि गाइगर मुलर काउंटर में जो प्लेटू रीजन है उसकी विड्थ, प्लेटू का मतलब है जो वोल्टेज रेंज है, वोल्टेज रेंज जहाँ पर काउंटर सेंसिटिविटी है ना, काउंटर सेंसिटिविटी टू रिमेन कांस्टेंट रेडिएशन। तो वोल्टेज रेंज जो है उसको हम कहते हैं प्लेटू रेंज। तो ये क्या है, वोल्टेज रेंज है, वोल्टेज रेंज, वोल्टेज रेंज। तो ये वोल्टेज रेंज की जो विड्थ है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है टाइप ऑफ रेडिएशन पर और डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर। इसका मतलब बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मटेरियल फॉर शील्डिंग ऑफ बीटा रेडिएशन। तो शील्डिंग ऑफ बीटा रेडिएशन, यहाँ पर हम तीन तरह के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ करते हैं हम प्लास्टिक और थिन एल्यूमिनियम, थिन एल्यूमिनियम और क्लॉथिंग, क्लॉथिंग यानी कि कपड़े। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें एल्यूमिनियम दिया गया है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रिएक्शन टाइम फॉर डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जिसमें जो टाइम है बहुत कम हो, जिसमें मोमेंटम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जिसका मोमेंटम बहुत तेज हो, उसको हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है चार्ज एक्सचेंज, चार्ज एक्सचेंज ये इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन का। और न्यूक्लियॉन ट्रांसफ़र, न्यूक्लियॉन ट्रांसफ़र ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम लगता है रिएक्शन टाइम, तो इसका जो रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम वो अप्रॉक्सीमेट होता है 10⁻22 सेकेंड्स। और जबकि हम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम, तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन टाइम, रिएक्शन में रिएक्शन टाइम होता है 10⁻−10 सेकेंड। यहाँ पर 10⁻−22 है, लमसम किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻−20। तो इसमें आंसर हम लगा देंगे थर्ड। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो E इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे KT, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻−23 और इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको कन्वर्ट कर दो। तो केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 4.14 इंटू 10⁻−21। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1.69 इंटू 10⁻−19 से। तो आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कितने ऑर्डर की होती है, वो होती है 10⁻17। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। बीटा डिके इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। बीटा डिके किस फोर्स की वजह से आता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बीटा डिके होता है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस वजह से यहाँ पर पैरिटी कंजर्वेशन भी नहीं होता है ना। एंड ड्यू टू दिस पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड, पैरिटी इज नॉट कंजर्व। तो यहाँ पर जो बीटा डिके है इसमें पैरिटी कंजर्वेशन भी नहीं होता है, याद रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स क्रिएटेड बाय गामा रेडिएशन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अ गैस हैविंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे भाई, इसको हम करेंगे n इक्वल्स टू E/I। तो E की जो वैल्यू है वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा, मेगा का 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया। आयोनाइजेशन वोल्टेज जो है वो 25 है, क्या है, 25 है, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन। नंबर चाहिए मैं तो वोल्ट वगैरह तो कट ही जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
मिनिमम एनर्जी फॉर फोटोन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी क्या होती है। रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने थ्योरी में बहुत बार पढ़ा होगा। आंसर होता है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी, इसका ट्वाइस होता है। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी का क्या होता है, ये रेस्ट मास ऑफ एनर्जी का ट्वाइस होता है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बामर लाइन, तो 1/लैम्बडा इक्वल्स टू आर, और ये क्या हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और z, है ना, z स्क्वायर। अब फॉर हाइड्रोजन मान लेते हैं तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फॉर मैं यहाँ ले लेता हूँ हाइड्रोजन, इसको मैंने लेट अज्यूम कर लिया, तो इसके लिए z की वैल्यू हो जाएगी 1। फर्स्ट बामर लाइन चाहिए, तो फॉर फर्स्ट बामर लाइन, फर्स्ट बामर लाइन हमें चाहिए। तो फर्स्ट बामर लाइन के लिए सब क्या होगा कि फर्स्ट बामर लाइन के लिए आपको क्या करना है, n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से आप वैल्यू डाल दो 1/लैम्बडा इक्वल्स टू आर, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/9। तो ये 1/लैम्बडा जिसको हम वेव नंबर भी कहते हैं, तो एलसीएम इसका लोगे तो ये वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 5r/36। तो आंसर आ जाएगा 5r/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर सबसे पहले किसके लिए, फॉर हम बात करें शॉर्टेस्ट, तो फॉर शॉर्टेस्ट n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। और फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे लॉन्गेस्ट। तो फॉर लॉन्गेस्ट के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू डालनी है 1/लैम्बडा एस आर, ये हो जाएगा सिर्फ आर, और 1/लैम्बडा एल, ये हो जाएगा आर 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3r/4। तो रेशो हम जब निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 4/3, और 4/3 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ हीलियम एटम इन हीलियम नियॉन लेजर इज। तो हीलियम नियॉन लेजर में जो हीलियम एटम है उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसका फंक्शन होता है टू एक्साइट द नियॉन एटम्स। एक्साइट का मतलब हो गया कि प्रोवाइड एनर्जी, है ना, क्या होगा, प्रोवाइड एनर्जी। तो प्रोवाइड एनर्जी टू द नियॉन एटम्स, तो प्रोवाइड एनर्जी टू द नियॉन एटम्स। इसकी जगह ऐसा भी लिखा आ सकता है, इसकी जगह आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है टू एक्साइट द नियॉन एटम्स, टू एक्साइट द नियॉन एटम्स, ऐसा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रूबी लेजर द रॉड इज सराउंडेड बाय हेलिकल फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प फिल्ड विद। तो रूबी लेजर में जो हेलिकल फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प है वो किससे सराउंडेड होता है, तो वो सराउंडेड होता है जीनोन से, है ना। फ्लैश लैम्प क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लैश प्रोड्यूस करेगा वाइट लाइट का, जो ऑप्टिकली पंप करेगा रूबी रॉड को, और एक्साइटेड द क्रोमियम आयंस को क्या कर देगा, एक्साइटेड कर देगा। तो ये किसके सराउंडेड होता है, जीनोन के सराउंडेड होता है। वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पर करेक्शन है, करेक्शन कर लेना, इसमें करेक्शन करके इसको √2k कर देना। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जब लगाओगे आप, तो वो कंडीशन क्या है, -∞ टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ψ² dx इक्वल्स टू 1। तो इसको लिमिट्स में ब्रेक कर दो, लिमिट्स में ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -∞ टू 0 ψ² dx प्लस यहाँ से बन जाएगा ये 0 टू इनफाइनाइट ψ² dx इक्वल्स टू 1। तो ये तो अप्रोच कर रहा है 0 को, क्योंकि यहाँ पर गिवन है, तो ये वाला रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² 0 टू इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा e⁻²kx dx इक्वल्स टू 1। तो इसको आप नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको गामा फंक्शन से भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर गामा फंक्शन से सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं आपको गामा फंक्शन बता देता हूँ क्या होता है। तो गामा फंक्शन को हम लिखते हैं 0 से इनफाइनाइट x की पावर n और e⁻−ax⁻m और dx। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन बनता है गामा का, वो बनता है 1/m
1 अपॉन ए 1+n/m, और ये गामा 1+n/m। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर n बन रहा है 0 और m जो बन रहा है वो बन रहा है 1, और a की जो वैल्यू है वो हो रही है 2k। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये बनेगा 1 और 1/2k, और ये n की वैल्यू 0 हो गई तो 1/1 रह गया, और यहाँ पर ये क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर आपके पास बना a²/2k = 1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी √2k, आंसर आएगा √2k। तो करेक्शन कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in a one dimensional potential box of length a the probability of finding a particle will be maximum। तो for one dimensional potential, तो 1D के लिए जो वेव फंक्शन है उसको अगर मैं बॉक्स की विड्थ को a लेता हूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √2/a और साइन kx। अब k की वैल्यू जो है वो हम लेते हैं n π/a, तो n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साई =√2/a और साइन ये हो जाएगा πx/a। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, साई x का स्क्वायर। तो यहाँ ये हो जाएगा 2/a और ये होगा साइन स्क्वायर πx/a। अब फॉर मैक्सिमम के लिए dp/dx कर देंगे, और इसको किसके बराबर करना है, 0 के लिए। तो ये किसके लिए कर रहे हैं हम, मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमम इसको हम किसके लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2/a और पाई बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2 साइन πx/a और फिर कॉस πx/a। इसको 0 करना है। यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया 2a/पाई और साइन 2πx/a = 0। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, यहाँ से ले लूँगा 2πx/a = पाई, तो पाई से पाई कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी a/2। तो मैक्सिमम कहाँ पर हो जाएगा, a/2 पर हो जाएगा। a/2 जो इसका आंसर है वो थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d2/dx2 इज e⁻ax द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो ये तो यार इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार करोगे तो e⁻x आएगा, दोबारा से कर दोगे तो क्या आएगा, a² और e⁻ax। तो आइगन वैल्यू क्या हो गई, इसकी a² हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ लैम्बडा विल बी। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो हम लिखते हैं h/λ से, आंसर आएगा हमारे पास h/λ। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम मेटल इज 6800। तो वर्क फंक्शन जो है वो बराबर होता है h न्यू, और इसको आप लिख सकते हो hc/λ। तो एक तो तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखो 6.64 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हो गई 6800 × 10⁻10। तो से बड़ा होने वाला है बहुत। दूसरा तरीका है कि एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये वैल्यू रख देना 12337, 400 भी रख सकते हो राउंड फिगर में, और यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू को आर्मस्ट्रॉन्ग में रखो और आंसर आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 1.82 वोल्ट। ये डायरेक्ट तरीका है, शॉर्टकट है, इनको याद रखोगे तो जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग देन द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। फॉर्मूला यूज करना है ΔP ΔX लमसम इक्वल्स टू h/2। ठीक है, देखो ये हमारी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि h/2 ही लेना है, h भी आप ले सकते हो, है ना। तो जब आप h/2 लोगे तो उससे आंसर इसका आएगा 5.27। जब ये वाला लोगे आप, ये वाला, तो इससे इसका आंसर आएगा 5.27 × 10⁻25। और जब आप लोगे ΔP ΔX लमसम इक्वल्स टू h/, तो यहाँ से इसका आंसर अप्रोच कर जाएगा 1.02 × 10⁻24। तो ये लेके देखोगे तो इससे आंसर आ जाएगा इसका, है ना, मेरा इससे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स लीनियर मोमेंटम बिकम इक्वल टू। देखो लैम्बडा इक्वल्स टू होता है h/p, तो h/mv। लैम्बडा की वैल्यू में 10 आर्मस्ट्रॉन्ग दी है, तो यहाँ से v इक्वल्स टू हो जाएगा h/m लैम्बडा। तो अब वैल्यू डाल दो 6.64 × 10⁻34
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वो हो गया 9.31 इंटू 10⁻−31, और लेमडा की वैल्यू होगी 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग का हो जाएगा 10⁻−9। ये हमें यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा 7.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इफ E by m फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द, देखो तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रो वोल्ट के बराबर हो गई, तो v² इक्वल्स टू 2ev/m। E/m की जो वैल्यू है वो ये है 1.6 इंटू 10⁻11, तो यहाँ से v² 2 इंटू ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻11, और वोल्टेज जो हो गया वो हो गया 200। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 इंटू 10⁻6, आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेबाय थ्योरी द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अकॉर्डिंग टू डेबाय थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मैनी स्पेस लैटिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम से कितने स्पेस लैटिस बनाए जा सकते हैं, तो जो हम वो ब्राबस लैटिस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास 14 लैटिस आते हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम, हाउ मैनी यूनिट सेल्स निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³ और डेंसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी mz अपॉन n0 a³, तो a³ से a³ कट गया, ये a³ से a³ कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा इसका वैल्यू, और ये वैल्यू क्या आएगी mz अपॉन ये बन गया n0। अब m निकालना है, तो m कितना हो जाएगा 35.5 में 23 ऐड कर दो, तो 5 और 3 8 और 3 2 5, ये ग्राम में आ गया, तो ये कितना आ गया 58.5, और यूनिट सेल्स NaCl, तो NaCl में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने होंगे 4, ये Z को आप n भी लिख सकते हो, इसको आप n भी लिख सकते हो, n इफेक्टिव, तो ये कितने हो जाएंगे 4, और उसके बाद अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻−23, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी मास की। आपको यूनिट सेल्स निकालना है, तो यूनिट सेल्स कैसे निकालोगे आप, तो यूनिट सेल्स बराबर होंगे 1/m, यानी कि इसको आप रिवर्स कर दोगे, और इसको जब आप रिवर्स करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.023 नहीं, इसको जब रिवर्स करोगे तो ये बनेगा 6.023 इंटू 10⁻23 ये प्लस है, ये है ना 23 अपॉन 58.5 इंटू 4, तो एक बार मैं कर लेता हूँ 6.023 डिवाइड बाय 58.5, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 257, तो आंसर आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻21। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल, तो डायमंड यूनिट सेल जो होता है वो होता है FCC विद एडिशनल कार्बन एटम ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रन वॉइड्स, ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और कितने होते हैं ये टोटल 8 होते हैं। नंबर ऑफ क्लोज नाइबर इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ऑफ आइडेंटिकल स्पेयर, तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक बनता है हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक हमारे पास बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से, तो यहाँ पर
एक हो गया, एक यहाँ पर 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 हो गया, और एक आपने रख दिया सेंटर में। तो ये टोटल इसके कॉर्नर पर कितने हो गए? 8 आइडेंटिकल में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।